नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। सीजेआई के आवास पर गणपति पूजा में मोदी के शामिल होने पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणपति पूजा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार भी किया है। तो देखिए, सीजेआई के आवास पर गणपति पूजा में मोदी के शामिल होने पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे, जिस पर बीजेपी ने कटाक्ष भी किया था। बीजेपी ने सीधे तौर पर इफ्तार पार्टी से तुलना कर दी थी। मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में सीजेआई को निमंत्रण था, उसका जिक्र संबित पात्रा ने कल पीसी करते हुए भी किया था। इसके अलावा संजय राउत समेत अलग अलग लोग इन तस्वीरों पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में शामिल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका कोई फैसला बायस्ड हो। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में शामिल होने की तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में आश्चर्य जताया कि सीजेआई के आवास पर एक धार्मिक आयोजन में प्रधानमंत्री के भाग लेने पर भी कुछ लोग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे तो क्या उसमें प्रधान न्यायाधीश नहीं आते थे। उन्होंने कहा, जब इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री बैठ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, तो एक टेबल पर बैठकर जब दोनों की बात हो सकती है, वो भी एक त्योहार है, ये भी एक त्योहार है। संबित पात्रा ने ये कहा है। पूजा, बिल्कुल, देखिए, मैं अखबार में क्या कुछ छपा है एक बार आपको रीड आउट करके बता देती हूँ। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणपति पूजा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने को लेकर उठे विवाद के बीच भाजपा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है और उनकी प्रतिक्रियाओं को लापरवाही भरा बताया है। आरोप और कहा है कि शीर्ष अदालत पर निराधार आरोप लगाना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सीजेआई के आवास पर गणपति पूजा में भाग लिया था। इस समारोह में संबंधित एक वीडियो में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी कल्पना दास अपने घर पर मोदी का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। सीजेआई के आवास पर गणपति पूजा में मोदी के शामिल होने पर विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल उठाए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा, देखिए, संबित पात्रा का यहाँ पर जिक्र है। मैंने आपसे बोला कि कल पीसी कर रहे थे संबित पात्रा, तभी उन्होंने इन बातों का जिक्र किया था। संबित पात्रा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए पूछा है कि क्या पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश शामिल नहीं हुए थे। मुझे आश्चर्य है कि अगर प्रधानमंत्री देश के प्रधान है और न्यायाधीश से मिलते हैं तो विपक्षी नेताओं को आपत्ति होती है, लेकिन जब वो यहाँ पर वो राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अमेरिका में भारत विरोधी सांसद इल्हान उमर से मिलते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। संबित पात्रा ने कल इल्हान उमर का भी जिक्र किया था पीसी करते हुए, और मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में जब सीजेआई शामिल हुए थे उस प्रकरण का भी जिक्र किया है। चलिए, और इसी बीच हम खबरों में बढ़ेंगे आगे और आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे अगली खबर का। हवाई यात्रा को सुरक्षित करने के लिए और किफायती बनाने के साथ साथ सुलभ बनाने के लक्ष्य को तय किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य हवाई यात्रा को आम आदमी के लिए सुलभ बनाना और हवाई यात्रा को सभी के लिए सुरक्षित और सस्ता बनाना है। भारत मंडपम में नागरिक उन्नयन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया और कहा, हमारा लक्ष्य हवाई यात्रा को आम आदमी के लिए सुलभ बनाना है। हमें हवाई यात्रा को सभी के लिए सुरक्षित, सस्ता और सुलभ बनाना है और इसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये घोषणा, हमारे सामूहिक प्रयास और हमारे दीर्घकालिक अनुभव हमें बहुत मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ने सभी सदस्य देशों की ओर से दिल्ली घोषणा को अपनाए जाने की भी घोषणा की, जो क्षेत्र के विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का रोड मैप है।
बिल्कुल, देखिए हवाई यात्रा को सुरक्षित, किफायती और सुलभ बनाना लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया है। पूरी खबर क्या है, जरा एक बार विस्तार से आपको बताते हैं। एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि उड़ान योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक यात्रा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार का लक्ष्य हवाई यात्रा को हर किसी के लिए सुरक्षित, किफायती और सुलभ बनाना है। पीएम ने आगे कहा कि क्षेत्र हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए लाई गई उड़ान, यानी कि देश का आम नागरिक जो है वो योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक हवाई यात्रा कर चुके हैं और इसने निम्न मध्य वर्ग के लोगों का भी उड़ान भरने का सपना पूरा किया। ये जो सरकार की योजना है इसके तहत पीएम मोदी बृहस्पतिवार को नागर विमानन पर दूसरे एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये कहा है और साथ ही कहा आर्थिक वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाता है भारत और इसमें तमाम नौकरियां पैदा होती है। इस योजना के तहत जो उड़ान की योजना तैयार सरकार कर रही है, इसके तहत सबसे अच्छी बात यह है कि मिडिल क्लास फैमिली जो कि प्लेन के जरिए सफर करने का सपना देखते हैं, उनका सपना तो पूरा हुआ ही है। साथ ही इस योजना के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। ये भी एक बड़ी प्राथमिकता सरकार की पहले थी। हालांकि ये सपना, ये ख्वाब अब पूरा होता नजर आ रहा है। बस अब जरूरत है इसे और सुगम और सरल और सुविधा से लैस बनाने की। उन्होंने आगे कहा, ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि आसमान सभी के लिए खुला रहे और लोगों का उड़ान भरने का सपना पूरा हो। पीएम ने कहा कि देश का बढ़ता मध्य वर्ग और उनकी मांग नागर विमान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति है। तो देखिए, हवाई यात्रा एक ऐसा सुगम जरिया है जिसके जरिए आप बहुत ही सरलता से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं। फिर आपको काम हो या फिर पारिवारिक संबंधों के लिए पहुंचना हो, कोई घर में इवेंट हो रहा है या आपकी कोई प्राइवेट मीटिंग हो, तो हमारी कोशिश होती है कि कोई ऐसा साधन हो, कम दाम में ऐसा साधन हो जिसके ज़रिए हम जल्द से जल्द पहुँच सकें और हमारी जेब पर भी ज़्यादा जोर ना पड़े। ऐसे में जो सरकार है, मौजूदा सरकार, मोदी सरकार, वो लगातार कोशिश इसी दिशा में कर रही है कि नागरिक उन्नयन विभाग को और ज़्यादा सशक्त बनाया जाए, एविएशन मिनिस्ट्री को और ज़्यादा सशक्त बनाया जाए, ताकि जो आम इंसान है उनको भी आसमान मिले, उनको भी उड़ान मिल सके। बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे हम अगली खबर का। लेकिन फिलहाल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ख्वाब हमने देखा था, ऊंचाइयों को छूने के लिए हर एक व्यक्ति सक्षम हो, ये ख्वाब अब पूरा होता नजर आ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि जब गोल्ड मेडलिस्ट नवदीप के हाथ से टोपी पहनने के लिए चौकड़ी मारकर बैठ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी ये तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं और ये तस्वीर हर किसी का दिल जीत सकती है। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से स्थान दिया है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय पैरा एथलीटों से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने सभी पैरा एथलीटों से एक एक कर मुलाकात की और मजेदार बातचीत की। इस मौके पर पीएम मोदी पैरालंपिक के सबसे मशहूर भारतीय पैरा एथलीट नवदीप सिंह से भी मिले, जिन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए, नवदीप से बोलते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैप पहनाना जानते हो? मैं बैठ जाता हूँ, तुम पहनाओ कैप। तो देखिए, तस्वीर जो है वो किसी का भी दिल मोहित कर लेगी। नवदीप इस समय सबसे ज्यादा फेमस हो रहे हैं क्योंकि देखिए, जैवलिन थ्रोअर है नवदीप और इन्होंने गोल्ड हासिल किया है। थ्रो के साथ भारत के हिस्से में गोल्ड लाया है। हालांकि टोक्यो और भारत ओलंपिक में इस बार भारत का प्रदर्शन जो है बहुत बेहतरीन रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के हिस्से में 19 गोल्ड आए थे, जबकि इस बार गोल्ड मेडल की जो संख्या है, जो तादाद है, वो 29 हो चुकी है। 10 गोल्ड मेडल्स इंडियंस ने बढ़ाए हैं, पैरा ओलंपिक प्लेयर्स ने बढ़ाए हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। वाकई ये खबर, ये तस्वीर सबका दिल जीतने वाली है। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते खबरों की ओर। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। आज
फैसला इस पर आएगा। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी को चुनौती दी है और जमानत की मांग की है। इस फैसले का कानूनी और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की उम्मीद है। केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था और उनकी जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था। आज इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें कि लगातार जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो याचिका दायर कर रहे हैं और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज सारा दारोमदार है कि आखिरकार क्या कुछ अरविंद केजरीवाल के हिस्से में आता है। उन्हें बेल मिलेगी या फिर जेल स्थिरता के साथ में जारी रहने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही बेल मिल चुकी है, लेकिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेल मिली थी, उसी दिन सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ और रिमांड के बाद से ही वो लगातार तिहाड़ जेल में बंद है और इसी वजह से लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ओर से कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जल्द से जल्द और त्वरित सुनवाई हो ताकि उनको बेल मिल सके। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल का पक्ष स्ट्रांग है और बीते दिनों अगर आप टाइमलाइन पर नजर डालेंगे तो किस तरीके से देखिए मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह, सभी को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले, आबकारी मामले में जमानत मिली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी तिहाड़ जेल के अंदर हैं। क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा आबकारी का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, मनी ट्रेल का मामला है, तो नहीं, ये मनी ट्रेल का मामला नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल मौजूदा समय में सीबीआई के मामले में जेल के अंदर बंद हैं और जमानत अर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर मौजूद है। बिल्कुल, देखिए, और हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह भी दी है और काफ़ी बड़ा एक आर्टिकल लिखा भी गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि जेल में बंद है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल अपना फैसला जो है वो सुनाया नहीं है। फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि क्या जेल से बेल अरविंद केजरीवाल को मिल पाएगी या फिर जेल से खेल जो चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार जमानत की याचिका डाल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी है। उनकी गिरफ्तारी जो की गई है इस पर विचार कोर्ट को करना चाहिए। हालांकि इससे पहले कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया था विचार करने से। एक मामले में उन्हें जमानत जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद भी वो जेल के अंदर बंद रहे क्योंकि उन्हें सीबीआई वाले मामले में जमानत नहीं दी गई थी। अब ऐसे में मामले में आज सुनवाई होगी तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर मुश्किलें और आगे बढ़ेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रमुख या कह सकते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लंबे समय से जेल में बंद है, इसके बाद आम आदमी पार्टी को भी अब कहीं ना कहीं वो मजबूती अगर चाहिए तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल का बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है कई राज्यों में। देखिए, दिल्ली इलेक्शंस के दौरान किस तरीके से अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए बाहर जरूर आए थे आम चुनावों के लिए, लेकिन वो असर नहीं छोड़ पाए थे क्योंकि वो कुछ ही दिनों के लिए बाहर आए थे। लेकिन अब हरियाणा चुनाव और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का चुनाव है, अब आगे महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर हरियाणा की बैटल से पहले बाहर नहीं आते हैं चुनाव प्रचार के लिए तो एक बड़ा डेंट आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है। चले खबरों में हम बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे अगली खबर का। अखिलेश यादव के मठाधीश माफिया वाले बयान पर संतों ने नसीहत दी है। संत बोले धर्म का अपमान करना बहुत गलत है। अखिलेश ने कहा था कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं है। तो मठाधीश और माफिया का जिक्र यहाँ पर अखिलेश यादव ने किया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माफिया और मठाधीश में ज्यादा फर्क न होने का बयान दिया। संतों के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उनके बयान पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत
रविंद्रपुरी ने कहा है कि अखिलेश यादव सनातन धर्म और उसकी परंपराओं पर राजनीति न करे। तो देखिए, अखिलेश ने कहा है मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं है। संत बोले धर्म का अपमान कर रहे हैं अखिलेश यादव। ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर दिया हुआ है और बाकायदे देखिए 1, 2, 3, 4 कॉलम की ये खबर छपी हुई है दैनिक जागरण में पेज नंबर 3 पर। हालांकि इसको जगह दी गई है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात अखिलेश यादव ने बोल दी है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत तेजी से हाई होती नजर आ रही है। एक बार मैं एक खबर आपको पढ़ के सुना देती हूँ। सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव के मुठभेड़ को लेकर शुरू हुई राजनीति को गुरुवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नया मोड़ दे दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अपराधियों में जाति ढूंढते हैं के जवाब में अखिलेश ने कहा मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता है। जवाब में सरकार ने अपने मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा सपा शासन में हमेशा अपराधियों के कॉलर ऊंचे रहे हैं, इनके डीएनए में ही अपराध। संत भी बयान पर शब्द नजर आए हैं और कहा अखिलेश माफी मांगे। देखिए, ये खबर इस पेज में छपी हुई है और इसके बाद इसी खबर का जो आप कह सकते हैं एक तरीके से पलटवार है वो इस पेज में, जिसमें पूरा संत समाज एक तरफ आकर के खड़ा हो गया और देखिए महान परंपरा को लांछित करने का दुस्साहस कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पर योगी सरकार ने मंत्रियों की पूरी सेना उतार दी है। देखिए वहां पर जो जिक्र किया गया ब्रजेश पाठक से लेकर तमाम साधु सन्यासी तक सभी उतर आए हैं और वार पलटवार का ये सिलसिला शुरू हो गया। यानी कि जो पेज नंबर 3 है उस पे अखिलेश यादव की खबर आप देख पाएंगे और फिर उसके बाद देखिए पेज नंबर 4 पर ये पूरा बाकायदे 5 कॉलम की खबर इसको दे रखा है। 5 कॉलम की जगह पूरी मिली हुई है। इसमें पूरा पलटवार अखिलेश यादव के बयान पर किया गया है। बिल्कुल, देखिए जो तमाम महंत हैं उन्होंने कहा है कि पहले अखिलेश मठ परंपरा और उसमें आसीन मठाधीश की योग्यता का ज्ञानार्जन करे, तब उन्हें सत्यता की अनुभूति होगी। किसी पर निशाना साधने के लिए पूरी परंपरा को निशाना बनाना और निशाना साधना अनुचित और अस्वीकार्य है। तमाम महंतों ने ये साफ तौर पर कहा है। देखिए एक बार बहुत जल्दी से आपको बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा नाम है दारा सिंह चौहान। उन्होंने पलटवार किया है। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और ब्रजेश पाठक सभी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इसके अलावा अगर संत समाज की बात की जाए तो स्वामी हरि चैतन्य ब्रह्मचारी, स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज, स्वामी राम तीर्थदास महाराज ने और श्री महंत रविंद्रपुरी, जिनका जिक्र अभी पूजा भी कर रही थी, और इसके अलावा जगत गुरु स्वामी महेश आश्रम ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि टिप्पणी करना बहुत आसान काम है, लेकिन पहले संतों पर टिप्पणी करने से पहले, मठों पर टिप्पणी करने से पहले गेरुआ धारण करने के लिए उस लेवल का ज्ञान अर्जित कर लें, उसके बाद टिप्पणी करें। बिल्कुल, देखिए और तमाम संत और महंतों ने इसी तरह से निशाना तो साधा है और अखिलेश यादव ने जिस तरह से तमाम मठाधीशों का जो कंपैरिजन है वो माफियाओं से किया, उसके बाद अब संत और महंत काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में हिंदू संगठनों के मुखर विरोध पर पीछे हट गया है वक्फ बोर्ड। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है। इसका आपको बता दें, देखिए संजौली में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। संजौली में विरोध प्रदर्शन के बाद से ही लगातार हिंदू संगठन मुखर हो गए थे। बुधवार को संजौली में हजारों की तादाद में हिंदू संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारी धारा 163 उल्लंघन करते हुए संजौली में प्रदर्शन कर रहे थे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए शिमला पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई प्रदर्शनकारी इस लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि लगातार संजौली में जब प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, इसके बाद वक्फ बोर्ड पीछे हट गया है। वक्फ बोर्ड बीते कई सालों से, या यूं समझिए कि कई समय से
इस संपत्ति पर अपना अधिकार पेश नहीं कर पाया है, जिसके बाद अब वक्फ बोर्ड के पीछे हट जाने को लेकर के भी हेडलाइंस के तौर पर देखा जा रहा है। विरोध में शिमला के व्यापारियों ने सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक बाजार भी बंद रखा था। राजधानी शिमला ही नहीं बल्कि उपनगरों के बाजार भी पूरी तरह से बंद रहे। आम लोगों को खरीदारी करने के लिए 1 बजे तक बाजारों के खुलने का इंतजार करना पड़ा। कारोबारियों ने शिमला पुलिस की प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध तक किया है। बिल्कुल, चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद तमाम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शिमला मस्जिद विवाद, अवैध निर्माण गिराने को लेकर मुस्लिम पक्ष जो है वो राजी हो गया है। आयुक्त को पत्र भी सौंपा गया। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के मामले में नया मोड़ आ गया है। मुस्लिम समुदाय ने कल नगर निगम आयुक्त को पत्र सौंपा और कहा कि वो अवैध निर्माण को हटाने के लिए तैयार हैं। समुदाय ने निगम से निर्माण हटाने की मंजूरी मांगी है। इससे मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन दोपहर में विश्व हिंदू परिषद ने पत्रकार वार्ता में कहा कि समुदाय का फैसला सराहनीय है, लेकिन जमीन सरकार की है। ऐसे में वो पूरा ढांचा गिराने या सरकार को इसे कब्जे में लेने की मांग करते हैं। तो देखिए, शिमला में मस्जिद विवाद को लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो अब ढांचे को गिराने के लिए तैयार हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पर ढांचे को गिराने की तैयारी जो है वो अब की जाएगी। और मुस्लिम समुदाय ने कल नगर निगम आयुक्त को पत्र भी सौंप दिया और कहा है कि वो अवैध निर्माण को हटाने के लिए तैयार है। समुदाय ने निगम से निर्माण हटाने की मंजूरी मांगी है। तो देखिए, शिमला में मस्जिद विवाद, अवैध निर्माण को गिराने के लिए मुस्लिम पक्ष राजी हो गया है, लेकिन हिंदू पक्ष ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि सरकार की ज़मीन है और इस पर पूरा मामला देखने योग्य होगा। चलिए एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ खबर में क्या है। पूर्व भाजपा की सरकार ने मस्जिद निर्माण के लिए 12 लाख रुपए दिए थे, ये अनुरुद्ध कह रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली स्थित मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय ने नगर निगम के आयुक्त को पत्र सौंपकर अवैध निर्माण को ढाने की मंजूरी मांगी, तो वहीं हिंदू संगठन मस्जिद की जमीन सरकारी होने का दावा करते हुए पूरा ढांचा गिराने पर अड़ गए हैं। बढ़ते विवाद के बीच बृहस्पतिवार यानी कि बीते हुए कल को मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ और संजौली मस्जिद के इमाम मोहम्मद शहजाद नगर निगम कार्यालय में आयुक्त भूपेंद्र अत्री से मिले। उन्हें पत्र सौंपा और मस्जिद में अवैध रूप से बनाई गई 2.5 मंजिल को गिराने की अनुमति मांगी है। लतीफ ने कहा कि माहौल खराब ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए समुदाय ने ये फैसला किया है और इमाम ने कहा कि किसी के दबाव में ये कदम नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया कि मामले में राजनीति ना हो और इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए। बिल्कुल, देखिए, और मामला सुलझता अब नजर आ रहा था, लेकिन दोपहर में विश्व हिंदू परिषद ने पत्रकार वार्ता में कहा समुदाय का फैसला सराहनीय है, लेकिन जमीन सरकार की है। ऐसे में वो पूरा ढांचा गिराने या सरकार को इसे कब्जे में लेने की मांग कर रहे हैं। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे। मंत्रियों को नए सिरे से सौंपा गया है जिलों का प्रभार और दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी गई है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल से अपने मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी है। 75 में से 73 जिलों के मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं और सिर्फ पीलीभीत और मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नहीं बदले गए हैं। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के पास 25-25 जिलों की समीक्षा की जिम्मेदारी रहेगी। तो देखिए, न्यूज़पेपर में इस खबर को भी आपको दिखा रहे हैं। मंत्रियों को नए सिरे से सौंपा गया है जिलों का प्रभार। पहले 25 मंत्रियों की सूची बनी थी योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन अब नए सिरे से ये प्रभार सौंपा गया है आगामी चुनावों के मद्देनज़र, क्योंकि कैंपेनिंग में भी कई नेताओं की ड्यूटीज़ लग जाती हैं और उसके अलावा
प्रभारी मंत्री की जो सूची है उसमें कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, बिजनौर हापुड़ की इनको जिम्मेदारी मिली है। असीम अरुण की अगर बात करें तो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, गाजियाबाद हरदोई की इनको जिम्मेदारी मिली है। अरुण सक्सेना राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, बुलंदशहर की जिम्मेदारी इनको मिली है। ब्रजेश सिंह राज्य मंत्री हैं, इनको गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा की जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल देखिए, और इसमें 4-4 महीने के बाद रोटेशन के आधार पर जिलों का प्रभार जो है वो बदलता रहेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, सिर्फ इतना ही नहीं, कोशिश ये भी है कि बीजेपी के सदस्यता अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जा सके, ताकि बीजेपी एक मजबूत पार्टी और बन सके। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से साख पर दाग लगा इस बार भारतीय जनता पार्टी के, कहीं ना कहीं उसे दूर करने की हर संभव कोशिश इस बार, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर दोनों ही डिप्टी सीएम क्यों ना हो या फिर पार्टी ही क्यों ना हो। इस बीच आपको बता दें कि 19 राज्य मंत्रियों को एक एक जिले का प्रभारी बनाया गया है, जबकि 12 जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको 2-2 जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें से कुछ के नाम अभी मैंने आपको बता दिए। 75 में से 73 जिलों के मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं। खास बात यह भी है कि सिर्फ पीलीभीत और मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नहीं बदले गए हैं। मुख्यमंत्री और अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के पास 25-25 जिलों की समीक्षा की जिम्मेदारी रखी है, यानी कि 25-25 जिले दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बाद और मुख्यमंत्री के पास 25 जिले। चले आगे बढ़ेंगे। संदीप घोष के पैतृक घर पर ईडी की रेड, करीबियों के ठिकानों पर भी लगातार जांच की जा रही है। इस बीच आपको बता दें, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के मामले के बाद पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार अस्पताल में हुए अनियमितताओं को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वहीं ईडी की टीम ने गुरुवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पैतृक आवास सहित कई स्थानों पर छापेमारी शुरू की। ये तलाशी अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में ली जा रही है। बिल्कुल देखिए, खबर क्या है वो हम आपको विस्तार से जरा बता देते हैं। संदीप घोष के पैतृक घर पर ईडी ने छापा किया है। करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय जो गड़बड़ी हुई थी उसकी जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और बृहस्पतिवार को एजेंसी ने कोलकाता में कई ठिकानों पर लगभग एक ही समय में छापे मारे हैं। कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के पैतृक घर को खंगाला तो गया और उनके करीबियों के ठिकानों को भी खंगाला गया है। अधिकारियों ने बताया कि ईडी की एक टीम वेंडर चंदन लोहिया के कोलकाता के ताला इलाके में फ्लैट की तलाशी लेने पहुंची थी, तो दूसरी टीम कालिंदी इलाके में स्थित उनके दफ्तर को खंगाल रही थी। लोहिया और उनकी पत्नी से पूछताछ की गई है। घोष ने एक टेंडर देने में लोहिया की पत्नी का पक्ष लिया भी था। तो इस बीच आपको बता दें, देखिए संदीप घोष पर लगातार शिकंजा कसता ही चला जा रहा है और मनी ट्रेल के मामले में या यूं समझिए कि वित्तीय अनियमितताओं के मामले संदीप घोष से अभी नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ये भी सुनने को आता था बीच में कि संदीप घोष जिस भी मेडिकल कॉलेज में रहते हैं वहाँ का जो कह सकते हैं कि एक तरीके से जो मेडिकल कचरा होता है, मेडिकल वेस्ट होता है, उसको वो बांग्लादेश भेजने का काम करते हैं और कुछ चीज़ें वो इधर उधर भी करते हैं। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन सामने आ रही थी, जिसके बाद संदीप घोष और उनके पिता दोनों के आवास पर ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई करी है। हालांकि उनके हाथ क्या लगा है, क्या रह गया है, ये अभी देखने वाली बात होगी, पर मौजूदा अनियमितताओं के चलते और आरजी कर में जिस तरीके की घटना सामने आई उसके बाद संदीप घोष जिस तरीके से संदेह के घेरे में सामने आया, उनका पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवाया गया। उसके बाद ये रेड काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे अगली खबर का। मुझे कुर्सी का लालच नहीं है, इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, ममता बनर्जी ने यह कहा है। दैनिक भास्कर में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो देखिए, दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर इस खबर को बहुत ही प्रमुखता के साथ स्थान दिया है और ख़ास बात क्या है, इस खबर का प्रेजेंटेशन देखिए। मैं देश के सभी लोगों से माफ़ी मांगती हूँ,
लोग अगर चाहते हैं कि इस्तीफा मेरा चाहिए तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, ये कहा है ममता बनर्जी ने। ये आप लाइन पढ़ पाएंगे, लेकिन इसके ऊपर देखिए, ये एक तस्वीर है। इस तस्वीर में यहाँ पर, जहाँ पर आप मेरी उंगली देख पाएंगे, यहाँ पर ममता बनर्जी बैठी हुई हैं और यहाँ पर ममता बनर्जी की सचिव बैठी हुई हैं और सारी कुर्सियाँ आपको खाली, यहाँ तक आपको, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी देखिए सारी कुर्सियाँ खाली रहीं। अब इसके ऊपर की हेडिंग पढ़िए, इसमें लिखा है इंतज़ार में सरकार, 2 घंटे ममता बनर्जी बैठी रहीं, वहीं बैठी रहीं, कोई डॉक्टर बातचीत करने के लिए नहीं आया। बिल्कुल, देखिए कोलकाता कांड पर सीएम ममता का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आरजीकर कांड को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें कुर्सी का कोई लालच नहीं है और वो लोगों की खातिर इस्तीफा भी देने के लिए तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के टिकट से राज्यसभा गए जवाहर सरकार ने पिछले दिनों सदस्यता से इस्तीफा देते हुए कहा था कि बंगाल में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। दूसरी तरफ आरजीकर कांड के प्रतिवाद में कार्यस्थगन और आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने गुरुवार को राज्य संचालन नवान आकर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक नहीं की। इस बीच ये समझ लीजिए कि डॉक्टरों की शर्त क्या थी। डॉक्टर चाहते थे कि जब वो ममता बनर्जी के साथ में बैठक करने के लिए बैठें तो उस दौरान मीडिया में ये बैठक टेलीकास्ट होनी चाहिए। अब एक खास चीज़ मैं इस तस्वीर में आपको दिखाऊंगी कि वापस से कहूँगी कैमरा पर्सन से एक बार इस तस्वीर पर जूम करके दिखाएं। इस तस्वीर तक आइए, देखिए इसमें यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कैमरा पर्सन है और इस तरफ आपकी नज़र पड़ेगी, यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। लगभग 5 कैमरे इस पूरे प्रेमिसेस में लगे हुए हैं। यानी कि ममता सरकार की मंशा थी डॉक्टरों की शर्त मानते हुए टेलीकास्ट करवाने की, लेकिन फिर भी कोई डॉक्टर नहीं आया है। अब एक बार मैं इस खबर को पढ़ के आपको सुनाती हूँ। पश्चिम बंगाल सरकार ने 33 दिन से काम रोककर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों को गुरुवार शाम को 5 बजे तीसरी बार बातचीत के लिए बुलाया था। 32 डॉक्टर सचिवालय पहुंचे, जबकि सरकार ने सिर्फ 15 को बुलाया था। यहाँ बाहर उन्हें बताया गया कि बैठक का लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा। इससे डॉक्टर आक्रोशित हो गए और बैठक कक्ष में नहीं गए, जबकि वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 घंटे 10 मिनट से इंतजार कर रही थी। यानी कि ये जो कैमरे यहाँ पर लगे हुए तस्वीर में दिख रहे हैं, ये कैमरे टेलीकास्ट के लिए नहीं थे। हम इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करेंगे, ये टेलीकास्ट के लिए नहीं थे। ममता बनर्जी के जो सचिव थे उन्होंने बाहर बताया टेलीकास्ट मीटिंग का नहीं होगा, इसी वजह से डॉक्टर्स नहीं आए थे। बिल्कुल, लेकिन देखिए डॉक्टर्स का साफ तौर पर ये कहना है, ये मांग है कि अगर इस बार बात होगी तो वो हर एक नेशनल चैनल पर, हर एक टीवी पर चलेगा। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए आखिर सरकार क्या कर रही है? चलिए बढ़ेंगे आगे। आगरा में टूटा 85 साल का रिकॉर्ड। हाथरस में 50 घंटे से ज्यादा बारिश लगातार जारी है। अलीगढ़ बना टापू। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। आगरा के साथ ही कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के आगरा सहित फिरोजाबाद और मैनपुरी बुधवार को दिन भर बारिश होती रही। सुबह 6 बजे से बारिश शुरू हुई तो पूरे दिन रुक रुक कर बादल बरसते रहे। बारिश के चलते शहर के जनजीवन की रफ्तार थम सी गई। एमजी रोड से सुल्तानगंज की पुलिया और हाईवे तक बारिश का पानी सड़कों पर भरने के चलते दिन भर जाम के हालात रहे। पानी भरने से शहर के पौष इलाकों से लेकर निचली बस्तियों तक जल जमाव की स्थिति रही। जिन जिन जिलों में बारिश हो रही है वहां की सड़कें तालाब बन गई हैं। पानी घरों में दाखिल हो रहा है। 8 जिलों में बाढ़ का प्रकोप एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। तो वहीं भारी बारिश के चलते ट्रेनों की रफ्तार भी कम हो गई है, असर पड़ा है। ट्रेनों की धीमी गति से चलाया जा रहा है, जिसके चलते ट्रेनें गंतव्य पर देरी से पहुंच रही हैं। कुल मिलाकर 24 घंटे की बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त बताया जा रहा है। तो देखिए प्रदेश के कई हिस्सों में बृहस्पतिवार को भारी बारिश का दौर देखने को मिला। आगरा में 36 घंटे से लगातार जारी बारिश के बीच एक दिन में बारिश का 85 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहां 24 घंटे में 151 mm बारिश दर्ज की गई है और इससे पहले ये 1939 में दर्ज की गई थी। तब सबसे ज्यादा
286 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 50 घंटे लगातार बारिश जारी है। हाथरस में तो अलीगढ़ में भी 24 घंटे से करीब 258 mm बारिश से शहर टापू बन चुका है। बारिश जनित हादसों में अलग अलग जगह पर करीब 32 लोगों की जान चली गई है। 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। यानी कि मौसम विभाग ने देखिए अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति इतनी भीषण हो चुकी है कि लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है, वाहन चलाना तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूजा खेड़कर पर अदालत में झूठी जानकारी देने का आरोप लगा है। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। यूपीएससी की तरफ से पेश वकील नरेश कौशिक ने कहा कि पूर्व अधिकारी ने अपने वकीलों को भी गलत जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि खेड़कर अच्छी तरह जानती थी कि वो शपथ लेकर झूठा बयान दे रही हैं, फिर भी उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। याचिका में कहा गया कि अदालत से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए झूठे बयान पेश करना एक बहुत ही गंभीर अपराध है और ये विधि व्यवस्था की बुनियाद को कमजोर करता है। यूपीएससी ने अदालत से उचित कार्यवाही शुरू करने और झूठी गवाही देने के अपराध के लिए खेड़कर के खिलाफ कानून के अनुसार एक जांच का निर्देश देने का आग्रह भी किया है। चले तो खबरों में बढ़ेंगे। तो पूजा खेड़कर पर अदालत में झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया। आपको बता दें पूजा खेड़कर ने मिस इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसके बाद तो देखिए पूजा खेड़कर पर अदालत में झूठी जानकारी देने का आरोप लगा है। हाईकोर्ट ने खेड़कर को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है और सुनवाई के लिए भी इनकार कर दिया गया है उस याचिका पर जो कि पूजा खेड़कर की ओर से लगाया गया है। इस बीच आपको बता दें कि पूजा खेड़कर ने मिस इन्फॉर्मेशन दी थी। उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो भी गलत था और इसके अलावा कई और इन्फॉर्मेशन एजुकेशन रिलेटेड जो सर्टिफिकेट थे वो भी गलत बताए जा रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि उन्होंने एंट्री में भी कुछ करप्शंस किए हैं, जिसकी वजह से पूजा खेड़कर की जो कह सकते हैं कि जो अधिकारी की पोस्ट पर वो थी वो पोस्ट उनसे ले ली गई और यूपीएससी ने यहाँ तक उनको बैन कर दिया कि अब वो यूपीएससी का एग्ज़ाम या कोई अन्य सरकारी एग्ज़ाम वो कभी भी नहीं दे सकती हैं। इसके अलावा पूजा खेड़कर पर एग्ज़ाम केस भी चलाया गया जिसमें पूजा खेड़कर ने गलत इन्फॉर्मेशन मिसलीड इन्फॉर्मेशन दी, गलत बयान दिया, जिसके बाद वकील को भी सामने से बोलना पड़ा है कि इन्फॉर्मेशन मिसलीड करने की कोशिश के साथ में दी गई थी और हमें भी ये जानकारी नहीं थी कि ये इन्फॉर्मेशन आखिरकार क्यों दी जा रही है। चलिए अब हम खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। मांड्या में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल देखने को मिला। आगजनी की गई, 52 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो कर्नाटका के मंड्या में नागमंगला कस्बे में बुधवार को गणपति जुलूस पर पत्थर और जूते फेंके जाने के बाद तनाव फैल गया और आदेश जारी कर दिया गया है। इस घटना के लिए हिंदू समूहों ने राजनीतिक विवाद के बीच मुसलमानों के एक वर्ग को दोषी ठहराया है। सूत्रों के मुताबिक परेशानी तब शुरू हुई जब गणपति जुलूस मूर्ति विसर्जन के लिए आगे बढ़ रहा था, जिससे कस्बे में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। पुलिस ने बताया कि बुधवार रात की इस घटना के बाद 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एहतियात के तौर पर 14 सितंबर तक कस्बे में 4 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक भी लगा दी गई है। पथराव में 2 पुलिसकर्मियों समेत कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति पर काबू पा लिया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बिल्कुल देखिए और दुकान के साथ साथ वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने फिलहाल हल्का बल का प्रयोग करते हुए काबू करने की कोशिश की, लेकिन काफी समय लग गया और तब तक काफी नुकसान हो चुका था। कर्नाटक के मांड्या शहर के नागमंगला में बुधवार रात गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ और रात 8 बजे के आसपास जुलूस के एक दरगाह के सामने पहुंचने पर 2 समूहों के बीच बहस हो गई और इस बीच में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद भीड़ ने कई दुकानों और वाहनों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की
उपद्रवियों ने वाहनों और सामान में आग लगा दी, जिससे तनाव पैदा हो गया और इस दौरान अराजक तत्वों की ओर से पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल करने की खबर सामने आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जुलूस पर पत्थरों के अलावा तलवार, रॉड और जूस की बोतलों का भी इस्तेमाल किया गया था ताकि हमला किया जा सके। तो देखिए, मंड्या का ये मामला काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और इसके बाद एक विशेष समुदाय पर सारे आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि किस तरीके से ये घटना बढ़ती गई। गणेश विसर्जन के दौरान ये घटना घटित हुई है, ये मामला सामने आया है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली मेट्रो में अब एक क्यूआर टिकट से बार बार यात्रा कर पाएंगे। पिक आवर्स में 10 और ऑफ आवर्स में मिलेंगे 20% की छूट। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो डीएमआरसी ने मल्टीपल जर्नी क्यूआर टिकट लॉन्च कर दिया है। दिल्ली मेट्रो का ये एक अत्याधुनिक तकनीक है जिसे यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब यात्रियों को रोज़ क्यूआर टिकट खरीदने की झंझट से बचना आसान हो जाएगा। एक ही क्यूआर टिकट पर बार बार यात्रा वो कर सकेंगे। आपको बता दें, इसका इस्तेमाल 13 सितंबर 2024 से किया जा सकता है। ये सुविधा डीएमआरसी के दिल्ली सारथी मोमेंटम 2.0 ऐप पर उपलब्ध रहेगी। इसके इस्तेमाल के लिए मेट्रो के यात्रियों को डिस्काउंट भी मिलेगा। पीक आवर्स में यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे और शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे के दौरान 10% की छूट होगी। ऑफ पीक आवर्स के दौरान 20% की छूट मिल सकेगी। तो देखिए, और मेट्रो में अब एक क्यूआर टिकट से कर सकेंगे आप यात्रा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मल्टीपल जर्नी क्यूआर टिकट सुविधा का शुभ आरंभ कर दिया है, जिसके जरिए कई सुविधाएं आपको मिलेंगी। और अगर आप पीक आवर में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो आपको लगभग 10% की छूट मिलेगी और ऑफ पीक आवर्स के दौरान आपको 20% की छूट मिलेगी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन पर चर्चा के बीच एनएसए ने पुतिन और वांग से मुलाकात की। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को तरजीह दी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश मामलों के आयोग के कार्यकाल निदेशक वांग यी से मुलाकात की है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित इस बैठक में दोनों अधिकारियों ने एलएसी पर चल रहे मुद्दों पर चर्चा की और समीक्षा की। बिल्कुल, और मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने भारत चीन संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण पर जोर देते हुए एलएसी से जुड़े मुद्दे का जल्दी समाधान खोजने की बात कही है। साथ ही दोनों देश उन क्षेत्रों में भी अपने प्रयासों को दोगुना करने पर सहमत हुए जहां तनाव बना हुआ है। एनएसए अजीत डोभाल ने बॉर्डर पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व की बात कही और इस बात पर जोर दिया कि व्यापक द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए स्थिर एलएसी एक जरूरी शर्त है। तो देखिए, एनएसए अजीत डोभाल ने पुतिन से मुलाकात करी है और इस बीच ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि देखिए रशिया और माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्धरत स्थितियां हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर जेलेंस्की से कई बार मिल चुके हैं और इस बीच अजीत डोभाल की मुलाकात, हालांकि ये जो मुलाकात हुई है ये आगामी ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर के हुई है जिसमें आर्थिक दृष्टि से देशों के बीच का डिस्कशन होता है, लेकिन ये मुलाकात दोनों देशों के हालातों को लेकर के और युद्धरत स्थितियों के बीच भी एक सहज मुलाकात के तौर पर देखी जा रही है, मध्यस्थ मुलाकात के तौर पर देखी जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।